कि आखिर कब तक ये भेदभाव, ठीक है ना, औरत पर होता अत्याचार। मैं पैदा आई थिंक फेमिनिस्ट ही हुई थी, ठीक है। आई फेल्ट कि यहाँ पे जेंडर का कोई लेंस है ही नहीं कहीं पे भी। अगर फॉर एग्जाम्पल पट्टा इशू किया जाता है, पिताजी का नाम पूछा जाता है, माता का नाम तो पूछा ही नहीं जाता है। अब तो वो भी नहीं मिलते, लिटिगेशन में कौन दे रहा है 20-30 साल? सोचो, लिटिगेशन में तो वो भी नहीं दे रहे। आज उसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि एंटी कॉलोनियलिज्म को कैसे हकीकत में ट्रांसलेट किया जाता है। तुम्हारे हालात डिसाइड करते हैं कि तुम क्या डिजर्व करते हो। आपके सीवी में या एसओपी में ऐसा क्या एक्स फैक्टर था या व्हाट वाज देयर इन योर सीवी एंड एसओपी जिसके थ्रू आपको लगता है कि यार सुहास एक बार में निकल गया? मेरा अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि सफर खूबसूरत होना चाहिए और उसका बाय प्रोडक्ट तुम्हारी मंजिल होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल किस लिए मैं आपको बताता हूँ। 2 रीज़न। सबसे पहला रीज़न, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनकी जो इनिशियल स्कूलिंग थी, मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थी अंटिल क्लास 7th। उसके बाद मैम ने एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ चूज करा। नाउ शी इज़ अ पोएट, ठीक है। डिटेल प्रोफाइल के लिए मैं लिंक्डइन मैम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, टुडे वी हैव सोनाली मैम विद अस। थैंक यू सो मच मैम, फर्स्टली आपने टाइम दिया। तो इस पॉडकास्ट को 2 सेगमेंट में बांटेंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे सुहास से एलएलएम करना, यानी जो आप लोग अगर विदेश से एलएलएम करना जाना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सेकेंड सेगमेंट में बात करेंगे मैम की जर्नी की, कि मैम ने एनएलयू जोधपुर से अपनी लॉ करने के बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद एलएलएम का रास्ता चुना। एंड मैम बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिस के बाद एलएलएम का रूट चुना होता है। बिकॉज अभी मैं आपको बता भी रहा था कि लिटिगेशन इज अ वन वे रूट, कि आप जाते हैं रोज कोर्ट, आपको लाइसेंसिंग बनानी है, आपको चीज़ें करनी है, उसके बाद यू नीड टू टेक दैट जंप। उसके लिए इट टेक्स करेज। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। मैम सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि सुहास की आपकी ट्यूशन फी कितनी थी और आपने सुहास जाना ही क्यों चुना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पार्थ फॉर हैविंग मी टुडे। ये बहुत आई थिंक 1-1.5 साल से पेंडिंग था। हाँ, काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था ये, which finally happened today. So I'm so glad to be here. So coming back to the question, first is why I chose SOAS and second is द फी। the fees. तो देखो, पहला जवाब तो ये रहेगा कि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट SOAS के अलावा कहीं अप्लाई ही नहीं किया। अच्छा, कहीं अप्लाई नहीं करा रहे हैं? हाँ, ना यूसीएल ना एलएसी ना कुछ ऑप्शन? भी नहीं। So this has also you know some relevance to my practice in high court. अच्छा, तो जब मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी तो आई रियलाइज कि लॉ में जेंडर का लेंस ही नहीं है। इट इज कम्प्लीटली रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की हाई कोर्ट में वाइट ड्रेस पहन रही है, नाउ एडवोकेट्स एक्ट सेज कि लड़कियों की का ड्रेस कोड ही वाइट कुर्ता है, राइट। अगर मैं पीरियड्स में हूँ तो फिर मेरा क्या होगा? मैं सारे टाइम यही सोचती रहूं कि मेरे कपड़े तो खराब नहीं हो जाएंगे। और अब अगर मैं कोई दूसरे रंग के कपड़े पहनती हूँ तो मैं एडवोकेट्स एक्ट का वायलेशन कर रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे। जब मैं रियल एस्टेट के मैटर्स में प्रैक्टिस कर रही थी, सर्विस लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रही थी, आई फेल्ट कि यहाँ पे जेंडर का कोई लेंस है ही नहीं कहीं पे भी। अगर फॉर एग्जाम्पल पट्टा इशू किया जाता है, पिताजी का नाम पूछा जाता है, माता का नाम तो पूछा ही नहीं जाता है। सो देन आई फेल्ट कि कुछ तो गड़बड़ है, which led me to look for courses in law and gender. So I realized SOAS is the only university in the world जो law and gender का एक combined course देती है। अगर हम हार्वर्ड चले जाएं, हम ऑक्सफोर्ड चले जाएं, वहाँ पर भी फेमिनिस्ट थ्योरी है, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस है, बट ये जो फ्यूजन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो कहीं था ही नहीं। अच्छा, That was one reason. The second reason was that कि ना SOAS का ना जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर उन लोगों को ट्रेन किया गया था जिन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया था। बेसिकली द कॉलोनियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म की जो हिस्ट्री है वहाँ से SOAS बहुत डीपली रूटेड है। वहाँ पे सिर्फ जेंडर एंड लॉ की बातें नहीं होती, वहाँ पे उर्दू, हिंदी ये भी पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। एंटी एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी बात, जिस यूनिवर्सिटी में एक वक्त पे ब्रिटिशर्स को ट्रेन किया गया था ताकि इंडियंस में बेहतर तरीके से राज किया जा सके, आज उसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि एंटी कॉलोनियलिज्म को कैसे
हकीकत में ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता था मेरे लिए कि मैं उसी जगह जाऊं जहां पे नैरेटिव पलटा जा रहा है, ठीक है। सो दीज वर द 2 रीजंस व्हिच लेड मी टू चूज SOAS। इनफैक्ट मेरे कॉलेज से भी मुझे कोई सीनियर नहीं मिला जिसने यहाँ पे जाके ये कोर्स किया, करेक्ट। ठीक है। सेकेंडली द ट्यूशन फीस जो इस कोर्स की थी वो थी 25 lakhs। INR में आपके टाइम पे 25 लाख रुपीज ट्यूशन फी। एंड मैम अकोमोडेशन का कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वो 10 से 15 लाख का खर्चा था। 15 लाख रुपए खर्चा था, तो मोटा माटी 40 लाख के आसपास आपका खर्चा बैठा। मैम अकोमोडेशन के रिगार्डिंग एक सवाल ही रहता है बच्चों का कि भाई एक बार एडमिशन ले लेते हैं, कीपिंग ट्यूशन फी असाइड। अच्छा, जिनको पता नहीं, ट्यूशन फी वो पोर्शन होता है जो आप कॉलेज को पे करते हो, अकोमोडेशन में आपका रहना खाना पीना वो सब आता है। सो अकोमोडेशन पार्ट टाइम जॉब से निकल जाता है कि भाई हम लोग किसी फूड आउटलेट्स में काम कर लेंगे, हम लोग TA RA बन जाएंगे, तो अकोमोडेशन निकल। सो मैम ये चीज़ सही है कि भाई अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो UK के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपका खर्चा बाहर निकल जाएगा पार्ट टाइम जॉब से अकोमोडेशन पे। तो अगर मैं UK के बारे में बताऊं तो कम से कम तुम ये कह सकते हो कि अकोमोडेशन का खर्चा तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब से एक मेजर एक्सटेंट तक कवर हो जाता है। लेकिन अगर तुम मेंटल बैंडविड्थ फ्री रखना चाहते हो तो कुछ पोर्शन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है एज अ कशन, तो दैट वुड हेल्प यू बेटर। ट्रू। क्योंकि फिर तुम सारे टाइम, जैसे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पैसा पढ़ाई मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था। तो अगर हम थोड़ा सा मेंटली फ्री होना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने हाथ में पैसा रखना ज़रूरी है। और पूरी तरीके से पार्ट टाइम जॉब्स पे रिलाई करना आई वुड स्ट्रांगली नॉट रेकमेंड। अच्छा, कि मत करो हो सके तो, क्योंकि सी द पॉइंट इज दैट दिस इज अ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैं अब दोबारा UK कभी नहीं जाऊंगी, एटलीस्ट LLM के लिए तो नहीं ही जाऊंगी। तो मेरी ये कोशिश, मेरी हमेशा से ये चाहत रहेगी ना कि मैं अपने उस एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज करूं, राइट। so true। कभी नहीं मिलेगा ये मौका। डोमिनोज की पार्ट टाइम की जॉब यहाँ पे भी मिल जाएगी, है ना। करेक्ट। बट वो डिग्री, वो एक्सपीरियंस, वो क्लासेस, वो पढ़ाई तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। तो पार्ट टाइम जॉब करो। तो मैं क्या करती थी, मैं कोशिश करती थी सैटरडे संडे को एक साथ 8-8 घंटे का कवर कर लो, ताकि मंडे टू फ्राइडे मैं फ्री रहूं। मैं बैठ के आराम से अपने असाइनमेंट्स के बारे में सोच सकूं, उनको रीडू कर सकूं। क्योंकि बेसिकली मैं बड़ी ही उस टाइप की हूँ, मेरे को सोचना पसंद है, सोचना पसंद है ना। अब अगर आप बैठ के वो टॉपिंग लगा रहे हो तो हाँ, तो कैसे सोचोगे। मैं फिर उसमें ज्यादा एक्सपर्ट होती चली गई, टॉपिंग में एक्सपर्ट हो गई यार। राइट। करेक्ट। मैम इसमें पता है पैराडॉक्स कहाँ फंसता है कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे बच्चे मेरे से भी ये पूछते हैं कि भाई लोन लेकर के LLM जाएं क्या। अब फ्रॉम माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में मना कर देता हूँ कि भाई B स्कूल तो है नहीं जो प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो, जॉब फेयर लगते हैं बाहर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लोन लेकर के जाना डजंट वर्थ इट। तो मैम अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड, मुझे से 50% ट्यूशन फी वेवर मिला हुआ है और फिर मैं जाना चाहती हूँ बाहर, तो आप सजेस्ट करेंगे ऐसे बच्चों को कि भाई तुम बाहर जाओ लोन लेकर के या मत जाओ? यार देखो, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें ना तो मैं मना कर दूंगी। लेकिन अगर कोई पागल है ना तो मैं बोलूंगी बिल्कुल जाओ। ठीक है, मैं जब 2021 में गई थी ना, दुनिया को लग रहा था ये पागल है। क्योंकि मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, मैं कोई बहुत कमा नहीं रही थी, मैं कॉर्पोरेट मजदूर नहीं थी कि मेरे पास पैसा था। ठीक है, दिस वाज एब्सोल्युटली शिट दैट आई वाज डूइंग। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे खुद पे हंसी आती है कि मैंने ये किया कैसे, है ना। तो शायद अगर हम दिमाग से बातें करें ना तो बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट मेरे भाई ने तो यही बोला, सोनाली तू इंडिया से कर ले, क्या जरूरत है तेरे को, है ना। एंड माई आंसर वॉज कि जो लड़की NLU जोधपुर की गोल्ड मेडलिस्ट है वो ऐसे इंडिया से कैसे कर ले। भाई आई नो माई वर्थ, और मुझे पता है जब मेरा कॉलेज, मेरे बैच के बच्चे, मेरे सीनियर्स जूनियर सब विदेश जाते हैं और मैंने तो खुद को इतना साबित कर दिया है, तो मैं इंडिया से क्यों करूं। मैं आई डिजर्व द बेस्ट, राइट। यू नो। प्रैक्टिकली ऑल ऑफ दिस इज बुलशिट, नोबडी डिजर्व्स एनीथिंग, ठीक है ना। तुम्हारे हालात डिसाइड करते हैं कि तुम क्या डिजर्व करते हो, ठीक है। बट एक फितूर चढ़ गया था, ठीक है, बाहर जाना है, हाँ, और विदेश से ही करना है और यही कोर्स करना है। मतलब बाहर जाने से भी बड़ी बात थी लॉ एंड जेंडर। तो जब मैं NLU जोधपुर में भी थी ना, मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ जेंडर एंड लॉ का इंटरेक्शन मैं पढ़ूं, बट वहां पे भी वही सिंपोजियम, बकवासबाजी, कुछ गहराई में हो ही नहीं रहा था। जो भी हुआ हमने किया, वो भी ऑन ग्राउंड जेंडर से रिलेटेड काम। कभी वोकेशनल ट्रेनिंग चालू करा रहे हैं पड़ोसी गांव में, सब कुछ हम कर रहे थे, और वो भी एक्टिविज्म था। इट हैड नथिंग टू डू विद द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, जिसके लिए मैं तरस रही थी कि कोई तो बताओ मुझे। करिकुलम में था ही नहीं। हाँ, करिकुलम छोड़ो भाई, फर्जीवाड़ा था, ठीक है ना। तो मतलब दिस वाज नॉट इवन
क्या बताऊं यार, लाइक प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं था। मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन लीगल एजुकेशनल सिस्टम। हम जिक्र नहीं करते हैं, क्या पढ़ाते हैं? सेक्स जेंडर लॉ के नाम पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, विशाखा जजमेंट और विशाखा गाइडलाइंस पढ़ा देते। लाइक रियली, ये तो कोई फर्स्ट ईयर में निकाल लेगा। और मैंने कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में सबसे पहले खुद ही पढ़ लिया था मनुपात्रा पे जाके। दिस इज नॉट व्हाट फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज, इट हैज सो मच डेप्थ टू दिस। तो मेरे को ना फितूर चढ़ गया था कि मुझे करना तो यही कोर्स है। तो मैं लाइक दिमाग से अगर पूछोगे तो लोन लेके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम पागल हो चुके हो और तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो तो जो मन में आए वो करो। क्योंकि पीछे मुड़ के जब देखोगे ना, खुद पे बहुत फक्र होगा। आज मेरे खानदान में 7 पीढ़ियों में मैं पहली लड़की हूँ जो विदेश से LLM कर आई, जिसमें खानदान का सपोर्ट नहीं था। करेक्ट। और मेरिट पे आई हूँ, उन्होंने मेरी डिग्री भेजी है। लाइक द यूनिवर्सिटी ऑल्सो रियलाइज सो मच दैट शी इज गोइंग थ्रू, दे गिव मी 2 लाख रुपीज on and beyond the scholarship. Wow. They gave me a laptop. So the point is that अगर पागल हो, ये दिमाग से नहीं जा रहा है, तो जो दिल में आए करो, भगवान तुम्हारा साथ देगा। मैम, जाने की आपने बात करी, सो आपके हिसाब से आपके CV में या SOP में ऐसा क्या एक्स फैक्टर था, या व्हाट वाज देयर इन योर CV एंड SOP जिसके थ्रू आपको लगता है कि यार सुहास एक बार में निकल गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि SOP में लिखे क्या, कि भाई कहानी सबके पास है, इट बॉयज डाउन टू द प्रेजेंटेशन, राइट, जितना मेरे को पता है। तो आपके CV और SOP में ऐसा क्या था आपके हिसाब से कि हाँ भाई जो काम कर गया? यार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे CV और SOP में ना मेरी हकीकत थी, और मेरी हकीकत कभी झूठी नहीं थी। मैंने 5 साल में ना सच में पागलों की तरह फेमिनिस्ट मुद्दों पे काम किया है, ठीक है। हमारे कॉलेज के पास एक गांव था, सुरपुरा गांव। मैं लीगल एड कमेटी की कन्वीनर थी। कन्वीनर बनने से पहले हमने उस गांव को गोद लिया था, और वहां पे हमने धड़ल्ले से सेशंस कराए थे। कभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर, कभी RTE के ऊपर, कभी RTI के ऊपर। मैं खुद जाके गांव की औरतों के साथ बैठ के उनके घरों में बातें करती थी, और उनके मुद्दों के ऊपर हम काम करते थे, ठीक है। वो मुझे सोनाली दीदी के नाम से आज भी याद करते हैं। सोनाली खत्री नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, सोनाली खत्री। और ये मेरी कमाई थी, और ये सारी बातें मैंने मेरे SOP में लिखी कि मैं इतनी पैशनेट, मतलब मेरी पहली कविता ऑब्वियसली मेरे पापा को लेकर थी, लेकिन उसके बाद की सब कविता यही थी कि आखिर कब तक ये भेदभाव, ठीक है ना, औरत पर होता अत्याचार। लाइक मैं पैदा आई थिंक फेमिनिस्ट ही हुई थी, ठीक है। मेरे ब्लड में क्रांति थी, और मैंने उस चीज को, एंड ये शायद सुनने में सबको बहुत वियर्ड लगेगा, लेकिन जब मैंने NLU जोधपुर आके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि अच्छा हम इक्वल है। क्योंकि मैंने तो घर में इक्वालिटी देखी ही नहीं। सुनने में सच में बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत रेडिकल चीज थी कि वी आर जेन्युइनली इक्वल, एंड आई रोट ऑल दीज थिंग्स इन माई SOP। राइट। कि कैसे NLU जोधपुर की इस लॉ की पढ़ाई ने मेरे चक्षु खोल दिए कि हम सच में इक्वल है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में हम इक्वल नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश रही उन 5 सालों में, उस पढ़ाई के जरिए, उन मेडल्स के जरिए बार बार ये साबित करने की कि हम इक्वल हैं, क्योंकि मैं भी तो एक लड़की हूं ना। और अगर लड़के कुछ कर सकते तो लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। एंड दैट इज व्हाई हर सब्जेक्ट में मेरे ऐसे मार्क्स आए जो किसी लड़के के नहीं आ सकते थे। एंड इवन बियॉन्ड दैट, मैंने अपने लीगल एड एक्सपीरियंस को कोट किया। फिर मैंने जो पेपर्स लिखे थे, भले ही एक ब्लॉग पे ही क्यों ना लिखा हो, मतलब मैं लिख तो रही थी, बट हमेशा वो ऐसे मुद्दों पे होता था जो एकेडमिक पब्लिकेशंस के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं बैठता था। फेमिनिज्म इन इंडिया करके एक वेबसाइट है। मैंने जब अपनी प्रैक्टिस चल रही थी, कोविड आया था, एट दैट टाइम आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद देम। तो मैंने फेमिनिज्म इन इंडिया के लिए हिंदी में खूब आर्टिकल्स लिखे कि इस देश में बेसिकली विधवा औरतों का क्या भविष्य है, पीरियड्स जैसे मुद्दों पे बात नहीं की जाती, और भी शादी के नाम पे लड़कियों के साथ क्या होता है, domestic, like you name it, and I was writing. So एक paragraph was completely about my experience with feminism in India. उसके अलावा I just wrote that towards in the end कि basically वो उनके जितने भी modules थे, whether it was about gender, sexuality and law, whether it was about, so मैंने कुछ options भी लिए थे, जैसे contemporary India, gender economics, they give you the freedom कि तुम non-law options, so as कि तुम कुछ नॉन लॉ ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई सेड दैट एवरी कोर्स जो मैंने चूज कर लिए थे बहुत पहले, कि मैंने बहुत डिटेल में ढूंढ लिया था, मैं ये पढ़ूंगी, मैं वो, They were in sync with those things.
हाँ, अब जेंडर इकोनॉमिक्स का लॉ से क्या लेना देना, बट मुझे पता है ना कैसे लेना देना है, क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक पे डेजर्टेशन लिखना चाहती थी जो ये था कि इंडियन होम मेकर्स शुड बी कॉम्पनसेटेड। घर पे हाउस वाइफ जो काम कर रही है उसको स्टेट को पैसा देना चाहिए, क्योंकि वैसे इसकी इज्जत नहीं है। अब इसका लॉ से कोई ताल्लुकात नहीं है, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द इकोनॉमिक्स, राइट। सो मुझे पता था कि मुझे जेंडर इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ना जरूरी है, राइट। तो मैंने जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये लिखा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ये फायदा होगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ये फायदा होगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ये फायदा होगा। तो कुल मिला के कहानी का सार ये है कि अब अगर मैंने ये कोर्स नहीं पढ़ा ना, तो मेरी अब कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लाइक दिस कोर्स इज बिकम इंडिस्पेंसिबल टू माई प्रोफेशनल जर्नी। एंड ऑब्वियसली आई कोटेड हाई कोर्ट में जो हो रहा था कि लाइक फेमिनिस्ट लेंस तो है ही नहीं कहीं पे। सो करेक्ट। बस मैम फेमिनिज्म इन इंडिया मैंने भी आर्टिकल पब्लिश करवा रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज मैम लास्ट सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में कि मान लीजिए मैं LLM बाहर विदेश से पढ़ के आ गया, ठीक है, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिलता है क्या? बिकॉज वी हैव सीन दिस ट्रेंड दैट देयर आर XYZ सर्टेन प्राइवेट लॉ स्कूल्स जो हायर ही तब करते हैं जब आपके पास विदेश की डिग्री का टैग हो, राइट। सो आपको लगता है कि जो बच्चा विदेश से LLM करके आ रहा है यहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा खुल जाती हैं, या बाद में लोन पेइंग एपेटाइट बढ़ जाती है उसकी? आई थिंक सो। हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो देखो ऑब्वियसली बढ़ जाती है, क्योंकि फिर तुम अगर अपने शहर की भी लोकल यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो लुक एट इट कि भाव मिलेगा। और तुम देखो उनके पास जो लोग आ रहे हैं प्रोफाइल्स की कंपैरिजन होंगे। तुम बाहर से पढ़ के आ रहे हो, वो JNU से पढ़े हुए हैं, भले ही इंडिया की और भी तुम जिंदल से भी पढ़े हुए हैं, जिंदल डज नॉट इक्वेट हार्वर्ड, ट्रू, है ना। तो वहां पे तुम्हारा बार्गेनिंग पावर बहुत बेटर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग। अगर हम अकेडमिया की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑब्वियसली वन कैन अर्न जितना वो दे। दूसरा, अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी जाते तो ऐसा नहीं कि तुम सड़कों पे आ जाओगे, ठीक है ना। 70-80 हज़ार तक सब आराम से कमा लेते हैं। तो विच आई थिंक अगर किसी को अकेडमिया में जाना है लॉन्गर टर्म में, तो वो कोई कम अमाउंट नहीं है, सो टू से, कंसिडरिंग जब एक वक्त ऐसा था कि 20-30 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में मिलते थे। अब तो वो भी नहीं मिलते। हम लिटिगेशन में कौन दे रहा है 20-30 हज़ार? सोचो, लिटिगेशन में तो वो भी नहीं दे रहे हैं। मेरे को भी 10,000 तो मिलते ही थे, बिकॉज मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करती थी जो लोग मेरे को बहन की तरह रखते थे, राइट। ठीक है। बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि नहीं मिलते लिटिगेशन में। और लिटिगेशन और अकेडमिया के अलावा जुडिशरी में हर किसी की जाने की दिलचस्पी है नहीं, गाँवों गोचरों में हर कोई जाना नहीं चाहता है। उसके अलावा ऑप्शन क्या है? यही ऑप्शन है मोटा मोटी। यही कर लो, ठीक है। मैम फाइनल सवाल इस इंटरव्यू और पॉडकास्ट, ऐसा क्या था, क्योंकि मेरे को अभी तक जाननी है ये चीज़ कि भाई प्रैक्टिस करने के बाद, चलिए आपका तो बहुत एक था कि हाँ मेरे को ये लॉ वगैरह पढ़ना है, आपके हिसाब से ऐसा क्या फैक्टर है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो प्रैक्टिस में 1-2 साल दे देते हैं वो फिर LLM का सोचते भी नहीं है बाहर से? लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दैट थिंग? क्योंकि एक तो ठीक है वन वे रूट है, पर फिर भी क्या एक्स फैक्टर रहता है सो टू से जिस वजह से लिटिगेशन लोग छोड़ते नहीं है? बिकॉज व्हाट पर्सनली आई बिलीव इज लिटिगेशन थोड़ा सा ओवर ग्लोरीफाइड है। हाँ, सी आई थिंक लोग लिटिगेशन में इसी माइंडसेट से घुसते हैं कि ना अब ये जिंदगी भर करना है, ठीक है ना। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, अब प्रॉब्लम बोल लो या कुछ भी बोल लो, मैं हर चीज को बहुत ज्यादा असेस करती रहती हूँ कॉन्टिन्यूअसली। मेरे दिमाग में सवाल चलता रहता है, इज इट वर्थ इट और नॉट, राइट। तो मैंने भी लिटिगेशन जब ज्वाइन किया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था। इट वॉज गोइंग रियली वेल। आज जो हमारे राजस्थान के एडवोकेट जनरल है राजेंद्र प्रसाद जी, मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गई थी, और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मैंने अमित कुड़ी सर का ऑफिस, हु इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लॉयर्स व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट मैटर्स, स्टेट के मैटर्स देखते हैं वो, मैंने उनका ऑफिस ज्वाइन किया था, ठीक है। और मैं बहुत अच्छा कर रही थी। मेरे पहले केस जिसमें मेरे को स्टे मिला था जस्टिस इंद्रजीत सिंह सर की कोर्ट में, मतलब वो मैटर मुझे 1 बजे मिला था, 1:30 बजे वो मैटर लगा था, और मुझे सिर्फ 2 मिनट मिले थे, ठीक है। और 2 मिनट के अंदर अंदर ना आई गॉट द स्टे। और उस टाइम पे मुझे मेरे कॉलेज की मीटिंग बहुत याद आई और बहुत काम किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि चीजें कोई खराब हुई थी, चीजें बेहतर ही हुई थी। और जिस दिन मुझे वो स्टे मिला था ना, मेरी लाइफ का पहला स्टे, राजेंद्र सर खुद उस कोर्ट में थे, ठीक है ना। मतलब जब आप अपने सीनियर्स के सामने खुद को साबित कर दो ना, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये मैंने 2019 में वकालत शुरू की थी, मैं 21 में गई थी, ये जो बीच का टाइम था, और 18 में भी चल रहा था। मतलब सीरियसली तो मैं यही कहूंगी 19 से क्या था, जुलाई में मैं गई थी सर के पास, 18 जुलाई को। बट यू नो व्हाट, एक सवाल जो मुझे खाता तो नहीं था, मेरे साथ एक समस्या रही है।
मैं खुद से पूछूं इज इट वर्थ इट? मैंने खुद से बस यही सवाल पूछा कि 6 महीने के स्ट्रगल के बाद मुझे एक स्टे मिला है। 18 जुलाई में मैं गई थी, नवंबर दिसंबर के आसपास मुझे स्टे मिला था। आई वाज लाइक इज इट वर्थ इट? जवाब आया नहीं। तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं, ये जिंदगी भर नहीं करना। मतलब लोगों को लगता है कि हम चप्पल घिसेंगे तो हमें बहुत सारे फेवरेबल स्टे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, 10 साल बाद 15 साल बाद हम कहीं के सीनियर एडवोकेट बन जाएंगे, हम एडवोकेट जनरल और आगे जाके बन जाएंगे, हम जज बन जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसलिए उस प्रोसेस का हिस्सा बने हुए रहते हैं। और बहुत सारे हाईकोर्ट में वकील हैं जो बस अब उस आउटकम के लिए इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा बने हुए हैं, ठीक है। वो उनका अप्रोच है। मेरा अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि सफर खूबसूरत होना चाहिए और उसका बाय प्रोडक्ट तुम्हारी मंजिल होनी चाहिए। और मुझे इतना रियलाइज हो गया था कि मैं इस सफर के लिए बनी नहीं हूँ, ठीक है। बिकॉज अब भले ही तुम दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर लो या जयपुर हाई कोर्ट की बात कर लो, मैं मानती हूँ कि क्वालिटी में डिफरेंस है, लेकिन जो बेसिक फंडा है ना, दोनों का सेम ही है। सेम ये है कि जब तुम्हारा फ्री टाइम होता है ना, तब तुम क्या करते हो? यहाँ पे होती है बकवास, ठीक है ना। और मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी, बट जो कल्चर है ना, वो कल्चर कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सर आज हाईकोर्ट में एकमात्र वकील है, उन्होंने मतलब वो ऐसे दोनों कंधों पे थैले लेके आते थे और वो पता है बाइक पे आते थे अपने गुरु के साथ। आज उनके पास BMW है। वो एकमात्र उदाहरण है इस हाईकोर्ट में कि मेहनत के दम पे और अपने ईमान और सिद्धांतों के दम पे ना तुम यहाँ तक जा सकते हो। लेकिन उनका सफर पूरा अकेला ही रहा है, कोई था नहीं उनके साथ इस सफर में। और वो सीए थे, उन्होंने अपनी सीए वाली नौकरी छोड़ के ही डिड ऑल ऑफ दैट। तो राजेंद्र सर जैसे लोग हैं ना आज हाईकोर्ट में है नहीं। यहाँ पे हो रही है दलालियां, यहाँ पे हो रही है सौदेबाजियां, यहाँ पे हो रहा है पैसा कैसे कमाया जाए। किसी को कानून में इंटरेस्ट नहीं है। तुम मानोगे नहीं, मैं सर के ऑफिस में जब डबल एजी थी, आई वाज एन इंटर्न इन द ऑफिस ऑफ सर। मेरी एक थोड़ी बहुत रिसर्च से सर जीत गए एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी सर के खिलाफ थे। सर को क्या जरूरत थी कि मेरे को एनएलयू जोधपुर में कॉल करके बताएं कि बेटा हम जीत गए हैं। खाली बताया नहीं, मैं जब यूएस मूट के लिए गई, सर ने मुझे 50,000 रुपए दिए ताकि आई कुड डू बेटर। तो पॉइंट ये है कि 99% लोग यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद सर जैसे है ही नहीं, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो देन और सर इज पैशनेट अबाउट लॉ, तो सर वाज एबल टू सर्वाइव ऑल ऑफ दिस। मैं इतनी क्रेजी नहीं हूँ लिटिगेशन को लेके, लिटिगेशन छोड़ो, मैं तो किसी भी चीज को लेके इतनी क्रेजी नहीं हूँ। मैं बस हवा के रुख के साथ बहती हूँ एंड आई कीप ऑन वर्किंग माई सेल्फ। जब तक वो चीज मेरे को बेहतर कर रही है आई विल डू दैट, और जैसे वो चीज मुझे लगेगा कि मेरा सत्यानाश कर रही है, मैं 2 मिनट में छोड़ दूंगी। करेक्ट। तो बस इसलिए आई वाज लाइक लेट इट गो। चलो, सच अ वंडरफुल नोट टू एंड दिस वीडियो। तो आप लोग भी अपने सवाल पूछते रहिए, डू आस्क कि आपकी जर्नी आगे कैसी होनी चाहिए। ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। दर्शन, फाइनली कट।